नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और टीवी9 भारतवर्ष पर अब आप देखने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। एलएसी फायरिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी फायरिंग हुई थी। 7 सितंबर से पहले फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच के एरिया में जो रिज इलाका है वहां पर फायरिंग हुई थी। नॉर्थ पैंगोंग में 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है। उत्तर के इलाके में ही तनाव बढ़ा है। यह जानकारी इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि 7 सितंबर को जो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे उसको लेकर यह हर कोई जानता है, जिसके बारे में ही कहा गया था कि 45 साल बाद एलएसी पर गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है। लेकिन जो अब जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास आ रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि जानकारी यह है कि न सिर्फ 7 सितंबर बल्कि 7 सितंबर से पहले भी फिंगर एरिया में दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है। तो एलएसी पर फायरिंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दे रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव खबर है कि न सिर्फ मुखपारी हिल्स पर 7 सितंबर को फायरिंग हुई बल्कि 7 सितंबर से पहले फिंगर एरिया में भी ऐसे हालात बन गए थे कि फायरिंग की नौबत आ गई। 7 सितंबर से पहले फिंगर 3 और 4 के बीच 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। यह एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं एलएसी पर। फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, अपने आप में यह बहुत बड़ी जानकारी है और बिल्कुल नई जानकारी है कि 7 सितंबर को मुखपारी हिल्स से पहले भी फिंगर एरिया में ऐसी नौबत आ गई थी कि गोलियां चली। ये निश्चित तौर पर देखिए समीर, खास बात यह कि लगातार जिस तरीके से फायरिंग की बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से फायरिंग चली, अब ये कहा जा रहा है कि उसी समय 7 तारीख से पहले भी दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायर हुआ। और खास बात यह कि नॉर्थ पैंगोंग में यानी फिंगर एरिया के अंदर ये फायर किया गया और दोनों तरफ से। अब आप मानिए कि यही वजह हम कह रहे हैं कि लगातार 4 दशक के बाद करीब जो फायरिंग हुई है ये इसलिए क्योंकि चीन ना सिर्फ साउथ पैंगोंग में बल्कि नॉर्थ पैंगोंग में भी घुसपैठ करने की कोशिश करा। और इसका मकसद यही है कि पेट्रोलिंग के नाम पर वो हमारी पोस्ट के पास आए या फिर हमारे जवानों को पुश करके उन पोस्ट पे कब्जा कर ले। यही वजह है कि ये फायर दोनों तरफ से किया गया। हालांकि अभी जो हमें बताया जा रहा है कि सिचुएशन अभी बहुत नॉर्मल है, कंट्रोल है और लगातार दोनों तरफ से इसको लेकर बातचीत भी जारी है। सुमित, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 7 सितंबर की फायरिंग से पहले हम सब जानते हैं कि मुखपारी हिल्स में आमने सामने फेस ऑफ हुआ था भारत और चीन की सेनाओं का और नौबत ये आ गई थी कि वार्निंग शॉट्स देने पड़े थे। आप कह रहे हैं 7 सितंबर से पहले कब और किस तरह के हालात बने फिंगर एरिया में कि नौबत यहां तक आ गई? देखिए, हालात बिगड़ने की सिचुएशन समीर 29 तारीख से शुरुआत हुई, यानी 29 अगस्त से, कि जब भारत ने अपने एक्शंस लिए, लगातार उन पोस्ट को कैप्चर किया, उन लोकेशंस को कैप्चर किया जहां से वो एक एज ले सकते थे। उसी के बाद लगातार चीनी सेना का ये एग्रेसिव बिहेवियर कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख में, चाहे वो नॉर्थ पैंगोंग के लिए या साउथ पैंगोंग के लिए, ये एग्रेसिव बिहेवियर उनका देखा गया। और ये भी देखा गया कि वो जानबूझकर पेट्रोलिंग पार्टी हमारी पोस्ट के करीब आती थी और उनका मकसद यही था कि ना फायर करके या फिर दूसरे एक्शन से वो डराएं या फिर उन पोस्ट के ऊपर पहुंच जाएं। लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन अब ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि अभी भी चीनी सेना एक तरफ बातचीत के टेबल पर तो बात कर रही है, वो लगातार टेबल के ऊपर सारे प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जमीनी तौर पर उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। और ये ना सिर्फ साउथ पैंगोंग में देखने को मिल रहा है बल्कि नॉर्थ एरियाज में भी और दूसरे एरियाज में भी इसी तरीके की उनकी स्ट्रैटेजीज सामने नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त संजय सोय साहब जुड़ चुके हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोय साहब, किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं और समझ में क्या आता है? अब आप देखिए 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को हम ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा करते हैं, वहां पर हम स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर बढ़त ले लेते हैं। 7 सितंबर को मुखपारी में जो सिचुएशन बनी उसके बारे में हम सब जानते हैं। अब यह खबर सामने आ रही है कि फिंगर एरिया में 29-30 अगस्त के बाद और 7 सितंबर से पहले ऐसी स्थिति बनी थी कि फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। समीर, जैसा कि हमको मालूम है कि साउथ पैंगोंग के साउथ बैंक में जो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप है वहां पर भी पहले चाइना आने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। तो जब हमने उनका बिल्डअप देखा, उनकी मूवमेंट देखी, तब हमारे ट्रूप्स तेजी से जाकर
वहां पर कब्जा किया और उसके ऊपर साथ ही साथ जो सर्विलेंस इक्विपमेंट थे उनको निकालकर फेंक दिया। ऐसा जब आप खबर जैसे आप बता रहे हो, जिस तरह से खबर आ रही कि उस समय में नॉर्थ बैंक की तरफ भी शायद उनकी कुछ मूवमेंट जारी थी और वहां पर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ एडिशनल एरिया को शायद कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हो सकता है कि हालांकि ऑफिशियली ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि वहां पर इस दौरान जिस प्रकार से टेंशन बहुत बढ़ी हुई है ये दोनों तरफ से कुछ फायरिंग हो गई हो, लेकिन भारत की तरफ से मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 29-30 की रात को भी इस तरह की झड़प हुई है। तो जो जिस प्रकार से चीन की मंशा चल रही है लगातार सीमा पर विवाद को बढ़ाने की, शांति को भंग करने की और फायरिंग करने की, जैसे मुखपारी में भी चाइना ने पहले फायरिंग किया, वहां पर रिपोर्ट है कि उन्होंने फायरिंग किया। और कोई बड़ी बात नहीं कि नॉर्थ पैगोंग से के नॉर्थ पे भी उन्होंने जब जिस प्रकार से गलवान में मुंह की खाई है। बिल्कुल बिल्कुल संजय सॉय साहब, आप सही कह रहे हैं। गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन किस तरह से बिलबिलाया हुआ है। न सिर्फ साउथ जो पैंगोंग इलाका है वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद 7 सितंबर को कहीं ना कहीं फायरिंग की नौबत आ गई और चीन की तरफ से ही फायरिंग हुई है। ये हमारा आधिकारिक वर्जन है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद अहम हो जाती है कि 7 सितंबर को मुखपारी हिल्स पर फायरिंग से पहले भी नॉर्थ पैंगोंग में यानी फिंगर एरिया में ये नौबत आ गई थी कि दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है। 15 जून को गलवान में धूल चटाई, 40 सैनिकों को मार गिराया गया। 29 अगस्त को साउथ पैंगोंग से पीएलए को भगाया गया। और आप देखिए कि किस तरह से 7 सितंबर को दक्षिणी पैंगोंग में फायरिंग होती है, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि नॉर्थ पैंगोंग में भी 7 सितंबर से पहले यानी मुखपारी में जो फायरिंग हुई उससे पहले ऐसी नौबत आ गई थी कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है। सुमित चौधरी हमारे साथ सीधे एलएसी से इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, और कुछ जानकारी मिल पाई है कि 7 सितंबर से पहले कब ऐसा हुआ और एग्जैक्टली हुआ क्या था जिसके बाद ये फायरिंग की नौबत आई? देखिए समीर, ये लगातार हम बता रहे हैं कि 29 और 30 तारीख को जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए, अपनी पोस्ट को सिक्योर किया, क्योंकि ये लगातार इंटेलिजेंस और सर्विलेंस हमको बता रहे थे कि चीनी सेना यानी खासतौर पे पीएलए जो है वो कई रिजन्स के ऊपर अपनी कैप्चर पोजीशन करना चाहती थी और इसके अलावा अपनी जो स्ट्रैटेजिकल जो उनकी जो मूवमेंट थी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। तो यही वजह है कि भारत ने एक्शन लिए, लेकिन उसके बाद ही ना सिर्फ साउथ पैंगोंग में बल्कि नॉर्थ के इलाकों में भी, फिंगर एरियाज में भी चीन ने ये पुश करने की कोशिश करी, क्योंकि चीन को समझ में आ गया कि साउथ में शायद उनके लिए अब वो स्पेस नहीं बचा है। यही वजह है कि अब वो नॉर्थ के अंदर, क्योंकि नॉर्थ में समीर अभी भी हम बात करते हैं तो फिंगर 4 के रिज लाइन एरियाज पर वो अभी भी डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं। यही वजह है कि लगातार वो फिंगर 4 से अब आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सोल्जर्स ना सिर्फ उन पर सर्विलेंस रखे हुए क्लोज, बल्कि उनके हर मूवमेंट को रोका जा रहा है। और इसी के दौरान ये फायर किया गया दोनों तरफ से। हालांकि ये फायर एयर में था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। लगातार लोकल कमांडर जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि चीन अब साउथ पैंगोंग में हुए एक्शंस या फिर उन कंट्रोल पॉइंट्स के बाद अब बौखला गया है। और यही वजह है कि अब नॉर्थ पैंगोंग के अंदर उस तरीके की मूवमेंट लगातार कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि ये भी हवाई फायरिंग ही की गई थी, यानी वार्निंग शॉट से दिए गए थे, लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। एक और अहम खबर आपको दे दें, एलएसी के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बयान दिया है और कहा है कि एलएसी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। भारत चीन बॉर्डर पर 6 महीने में एक भी घुसपैठ की घटना सामने नहीं आई है। ये एचएमओ का, गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान है जो राज्यसभा में दिया गया है। एलएसी पर भारी तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में यह कहा है कि पिछले 6 महीने में भारत चीन बॉर्डर पर घुसपैठ की एक भी घटना सामने नहीं आई है। संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल। अब जिस प्रकार से भारतीय सेना मुस्तैद है, सेना, एयरफोर्स, पूरा वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी लोग वहां पर मुस्तैद हैं। तो यहाँ पर नहीं संजय सोया साहब, लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसमें तो हमारे जवानों की शहादत भी हुई, चीन का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। तो उसके बाद ये कहना कि घुसपैठ हुई ही नहीं 6 महीने में पिछले एक बार भी, ये चौंकाता है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सफल नहीं होने दे रहे। बार बार वो कोशिश कर रहे हैं। और गलवान में जैसे आपकी बात हुई ना फायरिंग वाली, गलवान में इतनी बुरी तरह से मुंह की खाई उन्होंने, धोखा देने के बाद भी जिस प्रकार से उनके 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, तो उसके बाद से उनको समझ नहीं आ रहा, तभी वो फायरिंग। बीच में फोटोग्राफ भी देखे आपने के स्पीयर पकड़े और पीछे राइफल रखाई हुई उन्होंने, जो समझौते के बिल्कुल खिलाफ था, और वो हथियार लेके आए हुए हैं। और उन्होंने ही जो बार बार समझौतों का उल्लंघन कर रहे हैं चीन, और सीमा पर शांति को भंग करने की कोशिश, यही मैं संजय सोया साहब, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिस तरह से समझौतों का उल्लंघन करते हुए चीन के सैनिक, पीएलए के जवान बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या उसे घुसपैठ नहीं माना जाएगा? ऑफिशियली घुसपैठ का टर्म जो है वो कब यूज किया जाता है? नहीं, घुसपैठ का टर्म तब इस्तेमाल किया जाएगा जब वो सीमा पार करके हमारी तरफ आएंगे। अभी तक वहां कहीं भी जहां पर सीमा है, सीमा को उन्होंने पार नहीं किया है। हाँ। सीमा के जो बीच में, चाहे फिंगर 4 का इलाका भी है, वहां दोनों का परसेप्शन है। हमारा परसेप्शन है कि सीमा फिंगर 8 तक है, उनका परसेप्शन फिंगर 4 तक है। बिल्कुल, यही क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बात का जिक्र कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया कि भाई वेल डिफाइंड नहीं है एलएसी, और इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एलएसी जो मिलियन मैप मार के 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी है वहां पर, तो जो ग्राउंड पर सोल्जर है उसको मालूम है कि मेरी एलएसी यहां तक है, और जो चीनी सोल्जर है उसको लग रहा है एलएसी यहां तक है, इस पत्थर तक। तो जो बीच का इलाका है वो दोनों के परसेप्शन में फर्क है, तो इसको हम घुसपैठ नहीं कह सकते। यहाँ पर हमने भी इलाके पकड़ लिया, अभी ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप हमने ले लिया कि हमारा परसेप्शन है, हमारे इलाके में, हम तुम कौन होते हो कहने वाले। तो समीर, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए कि अब ये 7 सितंबर को जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। 7 सितंबर से पहले एक बार और फायरिंग हुई। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात तो हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर बढ़त ले ही ली। अब इन तमाम इंसिडेंट्स के बाद मौजूदा हालात कैसे हैं इस वक्त वहां पर? चेतन पूछो, कट गया है क्या? चलिए, सुमित चौधरी से लगता है हमारा संपर्क इस वक्त कट गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। संजय सोया साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि अभी हालात नॉर्मल हैं और दोनों जो पक्ष हैं वो बातचीत से मसले का हल सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये इंसिडेंट्स जो हैं फायरिंग वाले, इनकी डिटेल्स भी हमारे सामने आ गई है। इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात आपके हिसाब से हैं, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समीर, जो बल्कि मैं तो पिछले हफ्ते आपके चैनल की तरफ से एलएसी पर ही था और अभी भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, 5 पॉइंट एजेंडा निकले हैं, अभी सेना के लेवल पर भी मीटिंग होनी है, लेकिन जमीन पर जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होती, जमीन पर मेरे हिसाब से भी वहीं के वहीं डटे हुए हैं। दोनों तरफ से बिल्डअप है, उनकी तरफ से बिल्डअप है, और हमारे जैसे रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि हम लंबे समय तक रहने के लिए तैयार हैं। वहां स्टॉकिंग हो रही है, चाहे क्लोथिंग हो, एम्यूनिशन हो, पेट्रोलियम हो, सेना तैयार है वहां पर। आज जब तक ये भरोसे की कमी है आज चीन के साथ हमारी, जो एक बहुत बड़ी कमी है, वो चीन पर हमारा भरोसा 0 है, माइनस में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भरोसा करने लायक तो है ही नहीं चीन, और ये लगातार चीन अपनी हिमाकतों से, हरकतों से साफ जाहिर कर रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।